नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों मैदानों का प्रादेशिक विभाजन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मैदानों का प्रादेशिक विभाजन के बारे में। अब 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कल का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जाना था उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो इसका निर्माण जो है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी के अपसादों के यानी डिपॉजिट के निक्षेपण यानी जमाव से जो है इसका क्या हुआ है दोस्तों, निर्माण हुआ है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में जो है इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही हमने बात की तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको हमने 4 भागों में बांट कर पढ़ा था। यानी सबसे पहला भाग कौन सा था? भाबर क्षेत्र था, तराई था, बांगर था और खादर क्षेत्र। इन 4 भागों में जो है बांट कर पड़ा था। भाबर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में जो है बड़े बड़े पत्थर जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है नदियाँ इनके नीचे से बहना स्टार्ट कर देती हैं और इसी कारण जो है भाबर क्षेत्र में नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? अदृश्यमान जो है कहा जाता है। अब इस क्षेत्र की हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ाई है भाबर क्षेत्र की। यहाँ पे खेती तो की नहीं जा सकती ऐसे में, तो यहाँ पे वनस्पति भी बहुत कम या पाई जाती है, याद रखें तो सब। और इसके बाद आता है तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र की हम बात करेंगे। इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 20 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ा है तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों दलदली एवं ज़मीन कैसी होती है? नम होती है और साथ ही यहाँ पे जो है घनी वनस्पति पाई जाती है। जो नदियाँ जो हैं भाबर क्षेत्र में दृश्यमान हो गई थी, वही नदियाँ जो है तराई क्षेत्र में धरातल पर बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी पुनः दोबारा बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है और कृषि के लिए इस क्षेत्र को अच्छा माना जाता है, तराई क्षेत्र को। फिर आते हैं बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जो है नदी बेसिन के दौर वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और खादर की अपेक्षा जो है यह क्षेत्र कम उपजाऊ जो है होता है। और साथ ही खादर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र होता है, जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी जाता है वहाँ तक जो है नई जलोढ़ मिट्टी जम जाती है। इसीलिए जो है खादर क्षेत्र की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है और खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन सभी के बारे में बात की थी। अब आते हैं दोस्तों गंगा नदी का मैदान, राजस्थान का मैदान, असम का मैदान, इन सभी के बारे में। तो राजस्थान के मैदान की हम बात करते हैं। अब सबसे पहले तो जो राजस्थान का मैदान है ये अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लेकिन यह मैदान अब मरुस्थल में बदल चुके हैं और इसी कारण यहाँ कृषि कम होती है। तो जो राजस्थान का मैदान था जो कि अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में था, जो कि 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था, लेकिन यही राजस्थान का मैदान जो है अब मरुस्थल में बदल चुका है। इसी कारण यहाँ पे कृषि जो है बहुत कम होती है और यहाँ जो है दोस्तों लूनी नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व यानी वर्ल्ड में जो है सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। यानी जो भारत का थार मरुस्थल है ये जो है विश्व में ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या भी यहीं पे निवास करती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब देखो ये मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अरावली पर्वत, तो ये इसके पश्चिम में पड़ता है। ये है थार मरुस्थल और थार मरुस्थल का भारत में जो है किन किन राज्यों में विस्तार है? तो गुजरात में, मुख्य रूप से राजस्थान में, पंजाब में और हरियाणा में भी जो कुछ विस्तार है, बस कुछ ही। लेकिन थार मरुस्थल का कुछ विस्तार जो है पाकिस्तान में भी जाता है और इस क्षेत्र को जो है पाकिस्तान में चोलिस्तान या रोही मरुस्थल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
तो ये था थार मरुस्थल के बारे में, जो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब सिंधु नदी के मैदान के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी का मैदान, जो सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, तो सिंधु नदी का मैदान सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान, और ये मैदान जो है 5 दोआओं के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, ये जो है 5 दोआब के लिए जो है निर्मित है। अब सबसे पहले दोआब होता क्या है, तो दोआब की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, दोआब यानी दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है, क्षेत्र होता है, उसको दोआब कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे सिंधु और झेलम नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं सिंध सागर दोआब। तो इस प्रकार आप अच्छे से याद रखेंगे। देखो, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोआब, ये एक नदी ये है और एक नदी ये है। अब ये जो इसके बीच का ये क्षेत्र है खाली वाला, तो इसी को दोआब कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, ये सिंधु नदी के जो है 5 दोआब हैं, यानी सिंधु नदी का जो मैदान है, इसमें 5 दोआब प्रसिद्ध हैं। तो ये जो है सिंधु नदी बह रही है मुख्य रूप से, जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। यानी सिंधु नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में जो है दमचोक से एंटर करती है, लद्दाख श्रेणी को काटती हुई लद्दाख बेदास्कर श्रेणी से बहती है। इसके बाद भारत से जो है चिल्लास नामक स्थान से निकल जाती है। फिर ये पाकिस्तान बहती हुई जो है कहाँ पे, अरब सागर में गिराती है अपना जल। अब ये झेलम नदी है, ये जो है बैरीनाग नामक स्थान से जो है बैरीनाग झील से जो है इसका उद्गम होता है, और ये जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। तो इसका मतलब जो सिंधु और झेलम नदी का जो बीच का मैदान है, इसको कहते हैं सिंध सागर दोआब। ये है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम जो है दो नदियों से मिलकर बना होता है, यानी चंद्रा और भागा जो है ये बारालाचला दर्रे से निकलती हैं। कहाँ से? बारालाचला दर्रे से जो है निकलती हैं। और साथ ही दोस्तों, चिनाब और झेलम के बीच जो मैदान पड़ता है, इसको कहते हैं चच दोआब। क्या कहते हैं इसको? चच दोआब। अब रावी की हम बात करेंगे। रावी और चिनाब के बीच का जो मैदान है, इसको कहते हैं लचना दोआब। ब्यास और रावी के जो बीच का दोआब है, इसको बारी दोआब। ब्यास और सतलुज के जो बीच का दोआब है, इसको कहते हैं विष्ट दोआब। क्या? इसको कहते हैं विष्ट दोआब। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दोआब भी आपको समझ आए होंगे। और ये चिनाब नदी, यानी जैसे झेलम है, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सारी जो है चिनाब में अपना जल गिराती हैं। और चिनाब नदी जो है पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। और यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों, चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था सिंधु नदी का मैदान। अब गंगा नदी के मैदान देख लेते हैं। गंगा नदी के मैदान, तो भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान जो है गंगा नदी का मैदान जो है माना जाता है। इसी मैदान में, यानी इसी मैदानी भाग में जो है नदियों के विसर्प गोखुर झीलें जो है पाई जाती हैं। जो गंगा नदी का मैदान है, इसी में जो है विसर्प गोखुर झीलें पाई जाती हैं। अब दोस्तों, गंगा नदी जो है कुछ इस प्रकार बहती है, जिसको हम कहते हैं विसर्प। और ये जो है इस प्रकार जो झीलों का निर्माण होता है, इनको कहते हैं हम गोखुर झील। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जब गंगा नदी मैदानों से बहती है, तो इसमें जो है विसर्प एवं गोखुर झीलें पाई जाती हैं। तो इस आकृति से जब बहती है, तो इनको कहते हैं विसर्प। लेकिन जब गंगा नदी जो है इस प्रकार ये बहती है, तो ये जो है ये वाला जो भाग होता है, ये जो है अलग हो जाता है, जो कि एक झील का रूप ले लेता है, जिसको कहते हैं गोखुर झील। क्योंकि ये गाय के खुर जैसी दिखाई देती है, इसीलिए दोस्तों इसको गोखुर झील जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी ऊपरी गंगा के मैदान की बात करेंगे, तो ये जो है पूर्वी राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। मध्य गंगा का मैदान जो है ये पूर्वी यूपी तथा बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, जहाँ पे चावल एवं जूट की खेती जो है की जाती है। तो ऊपरी गंगा का मैदान जो है राजस्थान, यानी पूर्वी राजस्थान और यूपी में। मध्य गंगा का मैदान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला है। निम्न गंगा का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, जहाँ पे जूट एवं चावल की खेती की जाती है। अब बात करते हैं असम के मैदान की। तो असम में आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित असम में फैला है। यहाँ पे जूट एवं कपास की कृषि की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम राज्य में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
तो ये थे मैदान, जो कि हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब जो है जो हमारा कल का टॉपिक है, कौन सा है कल का टॉपिक? द्वीप यानी आइलैंड के बारे में जानेंगे हम कल की क्लास में। तो अब इसके बारे में पहले बस थोड़ा समझ लेते हैं, द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है। तो हेडिंग डाल लेंगे द्वीप यानी आइलैंड। तो ज़मीन या भूमि का एक ऐसा भाग होता है दोस्तों जो कि चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, उसको हम द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। आप देखो दोस्तों, ये क्या है? ये है दोस्तों दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पश्चिम। यानी जो, और ये क्या है? ये है स्थल या भूमि। याद रखें दोस्तों, स्थल या भूमि। अब इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये होता क्या है? यानी ज़मीन या भूमि का कोई ऐसा भाग होता है दोस्तों जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो उसको द्वीप या आइलैंड कहा जाता है, जो कि आपको दोनों मैप में जो है अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ भी है। तो ये है ज़मीन या भूमि का भाग जिसके तहत चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, तो इसी को द्वीप यानी आइलैंड जो है कहा जाता है। और ये जो है महासागरों में, झीलों में, नदियों में जो है पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। द्वीप यानी आइलैंड वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, वह द्वीप यानी आइलैंड कहलाता है। और ये जो है महासागर, सागर, झीलें व नदियों में जो है पाए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो बस इतना ही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, और इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। इसमें कितने द्वीप होते हैं, इसकी राजधानी, सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप, कौन कौन से ज्वालामुखी द्वीप पाए जाते हैं, तो इन सभी की चीज़ों के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।